Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हमारे व्यूअर हैं पंकज, दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया, उनकी दाढ़ी वाले हिस्से में छोटी छोटी फुंसी हो गई हैं, कुछ ऐसी। एक दो बार उन्होंने वहाँ खुजली कर ली और इसके बाद वो और भी जगह फैल गई। इनमें खुजली और जलन भी हो रही है। अब इस दिक्कत से परेशान होकर पंकज डॉक्टर के पास गए। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें फॉलिक्यूलाइटिस हो गया है। इसमें शरीर के बाल वाले हिस्से जैसे कि सिर, दाढ़ी, सीने आदि में कुछ ऐसे दाने निकल आते हैं जो बहुत दर्द देते हैं। आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि फॉलिक्यूलाइटिस क्या होता है, इसके होने के पीछे क्या कारण है, गर्मियों में फॉलिक्यूलाइटिस की समस्या क्यों बढ़ जाती है, साथ ही समझेंगे इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। तो सुनिए। जहाँ से हमारा हेयर निकलता है उसके फॉलिकल के इन्फेक्शन को हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। और उस केस में बेसिकली कुछ पस वाले दाने बन जाते हैं और हेयर फॉलिकल के अराउंड इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। तो इस चीज़ को हम बेसिकली फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य कारण है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से। और बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी सबसे कॉमन रहता है स्टेफिलोकोकस और स्यूडोमोनास। ये सब इन्फेक्शन हमें बैक्टीरियल जो है बहुत सारी चीज़ों की वजह से मिल सकते हैं, जैसे कि हॉट टब में नहाने से या स्विमिंग पूल में नहाने से, ऐसे हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा जो मेन रीज़न रहता है वो रहता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल की वजह से भी ये फॉलिकुलाइटिस हो सकता है और वायरस भी इसको कभी कभी कोज कर सकता है। इवन सम पैरासाइट कैन ऑल्सो लीड्स टू द फॉलिकुलाइटिस। और दूसरा मैं बात करता हूँ ट्रोमा की वजह से भी और अदर कोजेस की वजह से भी फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। इसके जो कॉमन रिस्क फैक्टर रहते हैं, एक तो ऑयली स्किन रहता है। बेसिकली जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली रहती है उनको ये फैलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और बेसिकली ये हमारे बियर्ड एरिया को, स्कैल्प एरिया को, हमारे सिर को और हमारे जो दाढ़ी वाला एरिया है और इवन हमारा थाई वाला एरिया है, चेस्ट वाला एरिया, इसको मोस्टली ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और बड़ा पेनफुल डिस्कम्फर्ट कोज करता है। और दूसरा इसका जो रीज़न रहता है, बेसिकली टाइट क्लोथिंग हम पहनते हैं। लाइक गर्मियों में थोड़ा टाइट क्लोथिंग पहनने की वजह से पसीना हमारा बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और जो हमारी ओपन पोर होती है उसमें जाके वो उसको इन्फ्लेम्ड कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। तो जिसकी वजह से ही फॉलिकुलाइटिस गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इवन हमारा इन्वायरमेंट बड़ा ह्यूमिड रहता है, हॉट रहता है। तो ये सब मोस्टली रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से गर्मियों में फॉलिकुलाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहली एडवाइस तो मैं आपको ये देना चाहूँगा कि हमारा जो हम जब गर्मियों में टाइट कपड़े जो पहनते हैं हमें वो अवॉइड करना चाहिए। कॉटन के कपड़े हमें बेसिकली पहनना चाहिए। दूसरा, जब हम जिमिंग करते हैं, जिम जाते हैं तो हमें बहुत पसीना आता है, तो हमें जो अपने कपड़े हैं वो इमिडिएटली चेंज कर लेने चाहिए। वो पसीने वाले कपड़े ज़्यादा देर तक नहीं पहनने चाहिए। और दूसरा, हमें शॉवर ले लेना चाहिए। बेसिकली जैसे ही हम कपड़े बदल रहे हैं हमें ठंडे पानी से अच्छे से नहा लेना चाहिए, बेसिकली थोड़ा बॉडी को नॉर्मल करके। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं थोड़ा डाइट में भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट में जैसे शुगर वाले आइटम हैं, ऑयली आइटम है, इनको थोड़ा हम अवॉइड कर सकते हैं। और जब हम शेविंग करते हैं तो शार्प रेजर से शेविंग करें। और दूसरा, हाथ से बाल को ना तोड़ें। बेसिकली हाथ से बाल तोड़ने पे भी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर एक जगह आपको फॉलिकुलाइटिस हो गया है तो उस पर बार बार हाथ ना लगाएं, उसको फोड़ने की कोशिश ना करें। उनकी वजह से वो बाकी जगह स्प्रेड होके फैल सकता है। और इवन फॉलिकुलाइटिस होने के बाद शेविंग भी करेंगे तो उससे भी ज़्यादा फैल सकता है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। बेसिकली देखिए, मोस्टली जब हमारे पास फॉलिकुलाइटिस का पेशेंट आता है तो उसमें हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉलिकुलाइटिस होता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो उसमें हम एंटीबायोटिक का पेशेंट को कोर्स देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक हो जाता है। एक हम इसमें खाने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं और एक लगाने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। जो क्रीम होती है जो लगाने वाली वो देते हैं और एक खाने के लिए जो एंटीबायोटिक होता है वो देते हैं। उसके अलावा अगर कई बार उस केस में ठीक नहीं होता है तो कई बार ये फंगल की वजह से भी फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। फिर उस केस में हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत रेयर केस में वायरस की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, कई बार हम फॉलिकुलाइटिस को एक्ने के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। एक्ने के साथ जो हमारे एक्ने के जो चेहरे पे दाने होते हैं, तो बेसिकली जो एक्ने के दाने होते हैं और जो फॉलिकुलाइटिस के दाने वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। कई बार कन्फ्यूजन में हम उनको मिक्स कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है।
एक्ने अलग रहता है और ये अलग रहता है। और दूसरा हमारा ये है कि हमें अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसके लिए, अपने आसपास के जो स्किन के डॉक्टर हैं उसको दिखाना चाहिए। अगर आपको ये समस्या है तो उस जगह पर बार बार हाथ ना लगाएं, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। खुद से एंटीबायोटिक्स लेने से बचें, पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए, फिर डॉक्टर जो दवाई बताएं वो ही खाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। गर्मियों में खुजली से परेशान हैं, जानिए क्या है इलाज। गर्मियों का मौसम आपकी स्किन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसे सूरज की तेज रोशनी स्किन को जला सकती है, उसे टैन कर सकती है, पसीना बहुत आता है, स्किन पर मैल और ऑयल खूब जमा हो जाता है, इससे स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है खुजली की। गर्मी और पसीने से खूब खुजली होती है। कई बार तो खुजली की दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ लोगों में कि खुजलाते खुजलाते स्किन छिल जाती है और लाल पड़ जाती है। गर्मियों में खुजली की समस्या से कैसे निपटे, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर नेहा शर्मा ने। डॉक्टर नेहा बताती हैं कि गर्मियों में खुजली से राहत पाने के लिए खुजली वाले एरिया पर आप ठंडे और नरम कपड़े का इस्तेमाल करिए। आप चाहें तो आइस पैक यानी कि बर्फ़ भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से वहाँ ठंडक महसूस होती है और खुजली अपने आप कम हो जाती है। आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, इससे स्किन को ठंडक मिलती है। ये स्किन में हो रही जलन को कम करता है। फ्रेश एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। इससे गर्मियों में खुजली से राहत तो मिलती ही है, हमारी स्किन की दूसरी परेशानियां भी दूर होती हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुजली से आराम पाने के लिए थोड़े से पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और फिर जिस जगह पर खुजली हो रही है वहां पर वो पेस्ट लगा लीजिए, आपको राहत ज़रूर मिलेगी। अब अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो बिना डॉक्टर से पूछे ये टिप ट्राई मत करिए। डॉक्टर नेहा के मुताबिक नारियल का तेल भी गर्मियों में खुजली से बचाव करता है और ये स्किन में हो रही जलन भी शांत करता है। दरअसल नारियल के तेल में फैटी एसिड्स होते हैं जो स्किन को नमी देते हैं, सूजन को कम करते हैं और खुजली से राहत पहुंचाते हैं। आप नारियल या फिर किसी दूसरे तेल में मिलाकर पेपरमिंट ऑयल भी लगा सकते हैं। पेपरमिंट ऑयल हमारी स्किन को ताजगी देता है और खुजली की समस्या कम करता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी 86 हेल्थ टिप। जानिए सब्जियों फलों में डाले जाने वाले कुछ आम कीटनाशकों के बारे में और ये आपके अंगों पर क्या असर करते हैं। हेल्दी रहने के लिए हरी सब्जियां फल खाने चाहिए, ये सब जानते हैं, पर अगर इन्हें खाने से पहले सही से ना धोया जाए तो ये फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। दरअसल फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कई तरह के कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर कीटनाशक से नहाए हुए फल और सब्जियां बाजार में बेचे जाते हैं। अगर आप इन्हें ठीक से नहीं धोते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं तो खुद सोचिए आपके शरीर में कितने खतरनाक केमिकल्स जा रहे हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डाइटिशियन श्रेया कथियाल ने। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि सेब और आलू पर मोनोक्रोटोफॉस नाम का कीटनाशक हो सकता है। इसे पक्षियों और इंसानों के लिए बेहद जहरीला माना जाता है। अगर ये हमारे शरीर में पहुंच जाए तो नसों को नुकसान पहुंचाता है, सांस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, कई बार तो मौत तक हो सकती है। इसके नुकसानों को देखते हुए पिछले साल सरकार ने इसे बैन कर दिया था। मोनोक्रोटोफॉस के साथ ही मेथोमाइल पर भी बैन लगाया गया। ये कीटनाशक आमतौर पर टमाटर, अंगूर और गाजर पर पाया जाता है। इससे उल्टी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। एक और कीटनाशक है ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल। ये सेब और पालक जैसे फलों और सब्जियों पर पाया जाता है। अगर इन्हें अच्छे से धुले बिना खाया जाए तो सांस से जुड़ी दिक्कतें, स्किन में इरिटेशन और नसों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके अलावा आप जब भी खट्टे फल खाइए उन्हें अच्छे से धो लीजिए। इस पर एसिफेट लगा हो सकता है। ये कीटनाशक हमें गंभीर दिक्कतें दे सकता है। इसके अलावा सेब, अंगूर, टमाटर और आलू जैसी सब्जियों पर प्रोफेनोफॉस जैसा कीटनाशक हो सकता है और ये हमारे विकास में बाधा बन सकता है। प्रेगनेंसी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, साथ ही लिवर और किडनी को भी नुकसान काफ़ी होता है। डाइटिशियन श्रेया आगे बताती हैं कि आप जब भी कॉर्न यानी कि मकई, सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी, खीरा, गेहूँ, ओट्स या फिर दूसरे अनाज खाएं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से धो लें। इन पर क्लोरोथैलोनिल और ग्लाइफोसेट और एलाक्लोर जैसे कीटनाशक हो सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। एलाक्लोर के संपर्क में आने से तो कैंसर तक का खतरा है। इसके अलावा ऐसे कीटनाशकों से हमारी स्किन में जलन हो सकती है, सांस लेने में परेशानी और नसों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जब भी कोई सब्जी बनाएं या फल खाएं, पहले उन्हें अच्छे तरीके से धो लें। इन्हें सही से धोने के लिए एक बर्तन में पानी लें, फिर उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लीजिए। अब इसमें अपनी सब्जियों और फलों को धोइए। इससे इनमें मौजूद जो भी कीटनाशक हैं वो साफ हो जाएंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक
मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, चुनाव आ गए हैं, शुरू हो गई चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहां, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास। मेरी सीट मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल chunav@lallantop.com पर। सूचना समाप्त, शुक्रिया।